आज इस वीडियो आपके लिए लेकर आया हूँ 20 अननोन एंड बिहाइंड द सीन फैक्ट्स अबाउट पार्ट्स ऑफ द कैरिबियन एट वर्ड्स एंड मूवी, जो कि शायद ही आपको पता होंगे। और इस वीडियो के सभी फैक्ट्स मूवी के हिसाब से क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में होंगे, तो बिना कुछ मिस किए वीडियो को पूरा जरूर देखना। इस मूवी की स्टार्टिंग को लेकर पहले बहुत ही ज्यादा सोच विचार किया गया था कि इस मूवी की शुरुआत किस तरीके से की जाए। इसके बाद हमें इस मूवी की स्टार्टिंग में पायरेट्स एग्जीक्यूशन दिखाया गया था और इसी सीन में एक छोटा सा बच्चा अपने आखिरी टाइम में होश द कलर्स सॉन्ग को गाने लगता है, जिसको एक्चुअल में हैंस जिमर की वाइफ ने एक बच्चे की आवाज में गाया था। एंड हु इज द कलर इस मूवी का मेन थीम सॉन्ग है, जिसे हैंस जिमर ने कंपोज किया है। मूवी के स्टार्टिंग में दिखाया गया सिंगापुर सिटी के इस फिल्मिंग सेट को रियल में बनाया गया था। इसमें लगभग 40 बिल्डिंग शामिल थी, जिसमें दिखाया गया ब्रिज, बोट्स, शॉप्स, बाथ्स, तो ये सभी टोटली रियल थे और इस सेट को 18th सेंचुरी सिंगापुर के हिसाब से बनाया गया था। मूवी के सीन में जब जैक द मंकी ठंड के मारे कांप रहा होता है, तो इस सीन में स्पेशल इफेक्ट्स का यूज करने के साथ साथ इसे प्रैक्टिकली भी किया गया था। इसके लिए इस बंदर को वाइब्रेटिंग प्लेट पर बिठाया हुआ था और उसी की वजह से इसे ऐसे कांपते हुए दिखाया गया है और साथ ही इस मंकी को स्पेशल ट्रेनिंग भी दी गई थी। इसके बाद ये ऐसे क्रोस्ड आर्म करके बैठा हुआ था जैसे कि इसे बहुत ज्यादा ठंड लग रही है। इस मूवी में दिखाया गया रोटेटिंग मैप, जिससे कि पायरेट्स जैक स्पैरो को ढूंढने में कामयाब होते हैं। तो इस रोटेटिंग मैप को इस मूवी के लिए एक्चुअल में बनाया गया था, जिसको बनाने में बहुत ज्यादा एफर्ट एंड टाइम लगा था। और जिन सीन्स में एक्टर्स ने इस मैप को अपने हाथों में पकड़ा हुआ होता है, तो यहाँ पर एक डिफरेंट या कह सकते हो एक तरह से डमी मैप का यूज किया जाता था। बट दूसरी तरफ क्लोजअप सीन्स के लिए एक रियल एंड जेन्युइन रोटेटिंग मैप का यूज किया जाता था, जिसके अंदर दिखाई गई डिटेल्स लाइक ड्रॉइंग्स, राइटिंग्स, तो ये सभी टोटली हैंड रिटन थी, जिसमें किसी भी तरह की CGI का यूज नहीं था, क्योंकि इन सभी डिटेल्स को रियल लाइफ पायरेट्स की हिस्ट्री को ध्यान में रखते हुए बनाया गया था। और अगर अब पायरेट्स एंड हिस्ट्री की बात हुई है, तो जानिए कैसे ब्रिटिश सरकार ने इन्हीं पायरेट्स की तरह ही हमारे सोने की चिड़िया कहे जाने वाले भारत देश को व्यापार करने के नाम पर लूटा था, जिससे कि हमारा भारत देश अब तक रिकवर हो रहा है। और इस लूट से भरी दास्तां के बारे में और ज्यादा जानने के लिए सुनिए द थेफ्ट ऑफ इंडिया बुक समरी को ऑन कुक्कू FM। कुक्कू FM इंडिया का लीडिंग ऑडियो बुक प्लेटफॉर्म है विद ओवर 1000+ आवर्स ऑफ नॉन फिक्शन कंटेंट लाइब्रेरी, जहां पर आप अपनी मनपसंद ऑडियो बुक्स को अपनी रीजनल लैंग्वेज में सुन सकते हो, कहीं भी और कभी भी। कुक्कू FM की रेटिंग 4.5+ है, जिसे अभी के टाइम में 1 करोड़ से भी ज्यादा लिसनर सुन रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर आप सभी अपनी फेवरेट कैटेगरीज के हिसाब से ऑडियो बुक सुन सकते हो, लाइक हिस्टोरिकल, बायोग्राफी, मोटिवेशनल, सेल्फ हेल्प, ड्रामा, हॉरर, थ्रिलर के साथ साथ कुक्कू FM पर आपको और भी बहुत सी कैटेगरीज में ऑडियो बुक सुनने को मिलेंगी, जिससे कि आप सभी अपनी नॉलेज को इन ऑडियो बुक्स की मदद से एक इजी वे में बढ़ा सकते हो। कुक्कू FM की जनरल कॉस्ट 399 रुपीज पर ईयर है, बट मेरे सब्सक्राइबर्स के लिए एक स्पेशल 50% डिस्काउंट ऑफर है, जो कि पहले 250 यूजर्स के लिए अवेलेबल होगा। अगर आप सभी मेरा कूपन कोड FTS50 यूज करोगे, तो पहले 250 यूजर्स को 50% का एक्सक्लूसिव डिस्काउंट मिलेगा और इस स्पेशल कूपन कोड का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो डोंट मिस योर चांस, गो चेक इट आउट। डेवी जोन्स लॉकर में हमें बहुत सारे जैक स्पैरोज को एक साथ दिखाया जाता है, जिनमें से सभी जैक स्पैरोज को एक्टर जॉनी डेप ने खुद ही परफॉर्म किया था। इसके लिए डेप को हर एक जैक की रिहर्सल करने के बाद उसे इंडिविजुअली 1 by 1 परफॉर्म करना पड़ता था। इसके बाद पोस्ट प्रोडक्शन के टाइम इन सभी जैक स्पैरोज को मिक्स्ड किया गया था एंड आल्सो बैकग्राउंड परफॉर्मेंस के लिए टोटल 20 आइडेंटिकल जैक स्पैरोज को रखा हुआ था। और इन सभी जैक स्पैरोज में से चिकनमैन जैक सबका फेवरेट जैक स्पैरो था। डेवी जोन्स लॉकर में जैक स्पैरो को पहली बार एक टोटली व्हाइट प्लेस पर दिखाया जाता है, जहां पर चारों तरफ सिर्फ व्हाइट ही व्हाइट होता है, जो कि देखने में बिल्कुल भी रियल नहीं लगता। बट एक्चुअल में इस सीन की शूटिंग बोनेविले साल्ट फ्लैट्स ऊटा में हुई थी और इस पूरे सीन में ब्लैक पर्ल शिप को CGI की मदद से क्रिएट किया गया था। बट सिर्फ एक सीन के लिए, जिसमें ब्लैक पर्ल की शैडो को जैक के चेहरे पर दिखाया जाता है, तो स्पेशली इसी सीन के लिए ब्लैक पर्ल के फ्रंट हाफ का एक 60 फुट बड़ा डुप्लीकेट मॉडल बनाया गया था, जिसे एक सेमी ट्रक में रखकर चलाया गया था और इन सभी सीन्स को परफॉर्म करने में 4 दिन लगे थे। पूरी फ्रेंचाइज में ये पहली मूवी थी जिसमें कैप्टन बारबोसा को उसके फर्स्ट नेम यानी हेक्टर के नाम से बुलाया गया था। जैक स्पैरो। Oh, Hector.
बट ओरिजिनली फिल्म राइटर्स का बारबोसा को फर्स्ट नेम देने का कोई भी प्लान नहीं था। बट पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन द कर्स ऑफ द ब्लैक पर्ल कमेंट्री के टाइम एक्टर जॉनी डेप ने मजाक में बारबोसा का फर्स्ट नेम हेक्टर बताया था, जो कि फैंस को बहुत ही ज्यादा पसंद आया था, जिसके बाद ही राइटर्स ने बारबोसा को हेक्टर नाम दिया था। मूवी के सीन में जब हमें जैक स्पैरो के शोल्डर्स पर दो छोटे जैक्स देखने को मिलते हैं, तो इन सीन्स के लिए सीजीआई से एक्टर्स को छोटा करने की बजाय इन बिग हेयर विग्स को क्रिएट किया गया था, ताकि इन सीन्स को भी प्रैक्टिकली किया जा सके, जिनको जॉनी डेप ने एक ब्लू स्क्रीन के सामने परफॉर्म किया था। मूवी में जब लिविंग वर्ल्ड में वापस जाने के लिए सभी पायरेट्स ब्लैक पर्ल को उल्टा कर नीचे अंडर वाटर चले जाते हैं, तो एक्चुअल में इस सीन को एक वाटर टैंक में परफॉर्म किया गया था, जिसमें सभी एक्टर्स ने खुद इस अंडर वाटर स्टंट को परफॉर्म किया था और इस सीन को 10 सेकंड इंटरवल्स के साथ किया जाता था, जिसमें कि सभी एक्टर्स को अपनी ब्रेथ 10 सेकंड तक रोके रखनी पड़ती थी और इस पूरे स्टंट को फुल सेफ्टी प्रिकॉशंस के साथ परफॉर्म किया गया था। बट इस सीन के अंडर वाटर होने की वजह से एक्टर्स का मेकअप एंड प्रोस्थेटिक भी खराब हो जाता था। इस मूवी में हमें ग्रीन फ्लैश को भी मेंशन किया जाता है, जिसकी मदद से बाद में सभी पायरेट्स डेवी जोन्स के लोकल से वापस लिविंग वर्ल्ड में आने में कामयाब होते हैं। और ये ग्रीन फ्लैश फिल्म मेकर्स के द्वारा कोई इमेजिनरी वर्क नहीं था, क्योंकि ये एक रियल लाइफ फिनोमेना है जो कि सनराइज और सनसेट के दौरान ही देखने को मिलता है, और इस ग्रीन फ्लैश का दिखना बहुत ही रेयर माना जाता है, जिसको इस मूवी में भी मेंशन किया गया था। Happens on rare occasion. The last glimpse of sunset, a green flash shoots up into the sky. इस मूवी में दिखाई गई पायरेट्स कोड बुक तो इसे भी इस मूवी के लिए प्रैक्टिकली बनाया गया था, जिसका वेट 36 किलोग्राम और इसमें 1000 पेजेस थे। और इस कोड बुक के अंदर दिखाई गई राइटिंग्स, ड्राइंग्स, टेक्सचर, टर्टी मार्क्स एंड एवरी डिटेल्स, तो ये सभी हैंड रिटन एंड टोटली हैंडमेड थे। और इस बुक का इतना ज्यादा वेट होने की वजह से एक्टर कीथ रिचर्ड्स इस पायरेट्स काउंसिल वाले सीन के टाइम इस कोड बुक को खोल नहीं पा रहे थे। Can't get it open because the thing's so heavy. So जिसके बाद इस बुक में से एक्स्ट्रा पेजेस को कट करके इसे हल्का बनाया गया था और फिर इस सीन की शूटिंग की गई थी। मूवी में जब विल कैलिप्सो को डेवी जोन्स के बिट्रेल के बारे में बताता है, तो उसके बाद कैलिप्सो अपना साइज बड़ा करके क्रैब्स में डिसॉल्व हो जाती है, बट क्रैब्स में बदलने के साथ साथ वो फ्रेंच में चिल्लाने लगती है। जिसका इंग्लिश में मीनिंग अक्रॉस ऑल द वाटर्स फाइंड द पार्ट टू ही हु रॉन्गफुली एंटूड मी होता है, जिसमें कैलिप्सो ने सीधा डेवी जोन्स को टारगेट किया होता है, क्योंकि उसी ने कैलिप्सो को धोखा दिया था। इस मूवी के फाइनल मेलस्ट्रोम बैटल की शूटिंग एक्चुअल में गैराज में हुई थी, जहां पर इस फिल्मिंग सेट को बनाया गया था, जिसे बनाने में 3 महीने लगे थे। और इस सेट को जमीन से 30 फीट की ऊंचाई पर बनाया गया था, जिसके बाद इन बोट्स को एयर बस्टर्स एंड हाइड्रोलिक्स की मदद से मूव किया जाता था। तो वहीं पर दूसरी तरफ सभी एक्टर्स को उनके कॉस्ट्यूम्स के नीचे वेट सूट्स पहनाए जाते थे, क्योंकि शूटिंग के टाइम वाटर को फ्रीजिंग टेम्परेचर पर रखा जाता था, ताकि सभी एक्टर्स को बैक्टीरियल इन्फेक्शन से बचाया जा सके। फाइनल बैटल के बीच में दिखाई गई जैक स्पैरो वर्सेस डेवी जोन्स की फाइट के लिए भी एक स्पेशल सेट बनाया गया था, जिस पर एक्टर जॉनी डेप ने अपने सभी सीन्स खुद ही परफॉर्म किए थे। बट एक्चुअल में इस सीन की शुरुआत सीजीआई थी, इसमें कि जैक स्पैरो एंड डेवी जोन्स तो ये दोनों ही कैरेक्टर्स टोटली सीजीआई थे। बट इसके बाद दिखाई गई परफॉर्मेंस को खुद रियल एक्टर्स ने परफॉर्म किया था। मूवी के फाइनल बैटल के दौरान कैप्टन बारबोसा विल एंड एलिजाबेथ की शादी करवाने लगता है, जो कि बहुत से व्यूअर्स को वियर्ड एंड रैंडम लगा होगा। बट इस रिचुअल के बारे में जैक स्पैरो एलिजाबेथ को सेकंड पार्ट पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन डेड मैन चेस्ट में ही बता देता है। I am captain of a ship. I could in fact perform a marriage. तो इसलिए इस सीन में सबसे पहले एलिजाबेथ ही बारबोसा को उसकी और विल की शादी करवाने के लिए कहती है। और इस वियर्डली ऑसम स्टंट मैरिज को परफॉर्म करने के लिए ओरलैंडो ब्लूम एंड किएरा नाइटली को बहुत सी हार्ड ट्रेनिंग करनी पड़ी थी। तो इसलिए इसी मूवी के लिए डचमैन शिप को टॉप टू बॉटम शुरू से बनाया गया था, जिसमें कि शिप के फुल आउटर स्ट्रक्चर को तैयार किया गया था। बट इसके अंदर किसी भी तरह की मोटर्स नहीं थी, तो इसलिए इसे मोस्टली क्लोजअप एंड स्टिल सीन्स में यूज किया जाता था। एंड डचमैन शिप के आउटर डिजाइन लाइक स्कल्स, स्कैल्प्स, फंगस एंड सी बैक्टीरिया भी टोटली प्रैक्टिकल एंड हैंडमेड थे। और इस शिप के अपर एंड लोअर पार्ट्स को अलग अलग बनाया गया था, जिनको बाद में अटैच करने के बाद ही इस शिप को पानी में उतारा गया था।
मूवी के एंड में एलिजाबेथ के फेयरवेल के टाइम सभी पायरेट्स एलिजाबेथ को उन्हीं वर्ड्स के साथ फेयरवेल बोलते हैं जो कि उन सभी ने एलिजाबेथ को फर्स्ट टाइम पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन द कर्स ऑफ द ब्लैक पर्ल मूवी में बोले थे। फॉर एग्जांपल फर्स्ट पार्ट में कैप्टन बारबोसा एलिजाबेथ को मिस टर्नर कहकर बुलाता है, Miss Turner. और इस मूवी के एंड में मिसेस टर्नर। Mrs. Turner. तो वहीं पर पेंटर एलिजाबेथ को फर्स्ट पार्ट में एलो पपेट कहकर बुलाता है। Hello, Poppy. तो इस पार्ट में बाय पपेट। Goodbye, Poppy. एंड एट लास्ट एलिजाबेथ जैक स्पैरो से कहती है। That would never have worked out between us. तो ऐसा ही सीमलेस जैक ने एलिजाबेथ को फर्स्ट पार्ट में भी बोला था। इस मूवी के एंड में मोस्ट ऑफ द कैरेक्टर्स के हालात वैसे ही हो जाते हैं जैसा कि उन्हें पार्ट्स ऑफ द कैरिबियन द कर्स ऑफ द ब्लैक पर्ल यानी फर्स्ट पार्ट की शुरुआत में दिखाया गया था। फॉर एग्जांपल फर्स्ट पार्ट में जैक स्पैरो एक स्मॉल बोट में दिखाया जाता है, तो इस मूवी के एंड में भी उसके हाथ एक स्मॉल बोट ही लगती है। बारबोसा फर्स्ट पार्ट में ब्लैक पर्ल का कैप्टन होता है और इस मूवी के एंड में ब्लैक पर्ल उसी के पास ही रहता है। एंड फर्स्ट पार्ट में विल एंड एलिजाबेथ को अलग अलग दिखाया जाता है, तो इस मूवी के एंड में भी इन दोनों को एक दूसरे के पास होकर भी अलग अलग रहना पड़ता है, जो कि इस ट्रायलॉजी के हिसाब से इन सभी कैरेक्टर्स की एक परफेक्ट जर्नी को दिखाया गया था। जैसा कि मैंने अपनी पार्ट्स ऑफ द कैरिबियन डेड मैन चेस्ट की फैक्ट्स वाली वीडियो में बताया था कि पार्ट्स ऑफ द कैरिबियन के सेकंड एंड थर्ड पार्ट्स की शूटिंग बैक टू बैक हुई थी, बट सेकंड पार्ट के मुकाबले इस सीरीज के थर्ड पार्ट को बनाने में ज्यादा पैसा लगा था, क्योंकि उस टाइम पार्ट्स ऑफ द कैरिबियन एट वर्ड्स एंड मूवी को बनाने में $300 मिलियन लगे थे और ये मूवी उस टाइम की मोस्ट एक्सपेंसिव हॉलीवुड मूवी थी। और बाद में इस मूवी के बजट को इस सीरीज के फोर्थ पार्ट पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन ऑन स्ट्रेंजर टाइड्स ने सरपास किया था, जिसको बनाने में अराउंड $410 मिलियन लगे थे, जो कि अब तक की मोस्ट एक्सपेंसिव हॉलीवुड मूवी है। हालांकि ये मूवी साल 2007 की मोस्ट एक्सपेंसिव मूवी है, बट इस मूवी ने अपने इस एक्सपेंस को पूरा भी किया था, क्योंकि पार्ट्स ऑफ द कैरिबियन एट वर्ड्स एंड मूवी ने वर्ल्ड वाइड $960.9 मिलियन की कमाई की थी, और साथ ही ये मूवी साल 2007 की हाईएस्ट ग्रोसिंग मूवी भी रही थी। और इसके साथ ही इस मूवी ने बेस्ट मेकअप एंड बेस्ट विजुअल इफेक्ट्स की कैटेगरीज में 2 ऑस्कर अवार्ड्स भी जीते थे। तो ये थे पार्ट्स ऑफ द कैरिबियन एट वर्ड्स एंड मूवी से टॉप 20 अननोन एंड बिहाइंड द सीन फैक्ट्स। एंड इफ यू एंजॉयड देन लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब फैक्टर्स फॉर फैक्ट वीडियोस लाइक दिस वन। और अगर आपको अपनी फेवरेट मूवी या टीवी शो के फैक्ट्स के बारे में जानना है तो मुझे कमेंट्स में बताइए, मैं जरूर उस पर वीडियो बनाऊंगा। तो मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, पीस।